जो सुनना है, और साथ ही साथ में अपने पास एक नोटबुक और पेन रखना है। ऐसा नहीं है कि लेक्चर के बाद हम पीडीएफ से उतार रहे हैं या बस हम लेक्चर खाली सुन रहे हैं, नहीं बेटा। साथ में एक नोटबुक और पेन रखा करो और चीजें लिखा करो, जो इम्पोर्टेंट लगती हैं वो लिखा करो। उससे वो आपको याद रहती है, पहली बात। और दूसरी बात, आपको पता चलता है कि हाँ, ये चीज मैंने समझी, ये चीज मैंने सुनी। अदरवाइज सुन के आप भूल जाओगे लेक्चर के अंदर, क्योंकि 1-1.5 घंटे लेक्चर चलता है, याद भी नहीं रहता है कि हमने स्टार्टिंग में क्या सुना। ठीक है, तो नोटबुक पेन खोल लीजिए और हम शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर। पढ़ने जा रहे हैं लाइसोसोम बेटा। क्या है लाइसोसोम? देखो, आपने जैसे कि देखा है, हम आपने लास्ट लेक्चर में आपने समझा है कि गोल्जी बॉडी जो है वो क्या करती है बेटा। गोल्जी बॉडी ईआर से प्रोटीन बन के जाता है, उनको पैक करती है, उनमें मॉडिफिकेशंस करती है और उनको रेडी करती है आगे का काम करने के लिए। तो लाइसोसोम भी एक ऐसा ही वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब लाइसोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड क्यों बोल रही हूँ मैं इसको? क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन है भाई। ठीक है, राइबोसोम की तरह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ये। मेम्ब्रेन बाउंड क्या है बेटा? वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विच इज फॉर्म्ड बाय, सवाल आ जाता है इस पे, लाइसोसोम को बनाने में कौन सी ऑर्गेनल का रोल है। ध्यान हो तो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लाइसोसोम को भी मेंशन किया था। उसका कारण यही है कि लाइसोसोम का जो काम है कहीं ना कहीं ईआर और गोल्जी से कोऑर्डिनेटेड है। कैसे कोऑर्डिनेटेड है? क्योंकि ये बनाया जाता है बेटा बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में पैकेजिंग के बाद जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, गोल्जी बॉडी क्या करती है? ये आपका ईआर है, ईआर से प्रोटीन बन के जाता है गोल्जी के पास। ठीक है, गोल्जी के पास। गोल्जी यहाँ पे प्रोटीन को पैक करती है, मॉडिफाई करती है और फिर सिक्रीट करती है। ठीक है, या फिर बोल दो रिलीज करती है। फिर रिलीज वेसिकल्स इन वेसिकुलर प्रोटीन, ये रिलीज करती है यहाँ से। अब यहाँ से ये प्रोटीन्स क्या है, फिर फंक्शन करते हैं बॉडी में। उनका कुछ भी काम हो सकता है सेल के अंदर उन्हें कोई काम करना हो, या हो सकता है उस प्रोटीन को सेल के बाहर जाना हो, कुछ भी काम उसका हो सकता है। फिर वो अपना काम करता है। ठीक है, एकदम पैक वैक होके अपना प्रोसेस करके फिर वो काम करने लग जाता है। तो लाइसोसोम भी ऐसे ही बना है। ईआर ने प्रोटीन भेजी बना के, रो प्रोटीन भेजी, गोल्जी ने उसे पैक किया, मॉडिफाई किया, फिर उसे रिलीज किया। अब वो जो रिलीज स्ट्रक्चर है वही लाइसोसोम है। उसका काम क्या है, अब फंक्शन क्या है उसका? ठीक है ना, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? तो देखो, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेटा। कैसे एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, जब मैं कोई चीज आपसे पूछती हूँ लेक्चर के दौरान, एक बात बता दे रही हूँ, कोशिश किया करो कमेंट बॉक्स में उसका थोड़ा बहुत आंसर करने का। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बता रही हूँ बस आप सुन रहे हो। आप एक्टिव जितना रहोगे, जितना एक्टिवली आप लेक्चर सुनोगे, दिस शोज योर एक्टिवनेस, योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। भले ही लेक्चर रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको एक्टिवनेस के साथ सुनना है, तभी क्रैश कोर्स वर्दी है। समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि मैम बता रही है और हम बस बैठ के खाली बुत बन के सुन रहे हैं, नहीं, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आप लिखो कमेंट बॉक्स में, अगर मैं बोल रही हूँ हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है तो बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखो। ठीक है, तो उससे आपको भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, मुझे भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। समझ आती है? मैं देखती हूँ बाद में वीडियो के नीचे कि कितने बच्चों ने कमेंट किया है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिन्हें मैं बोल रही हूँ, हाइड्रोलिटिक का मतलब बेटा वो एंजाइम विच ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल बाय रिलीज ऑफ वाटर। कैसे? देखो थोड़ा यहाँ समझाती हूँ आपको। मान लो सपोज आपके पास कोई प्रोटीन है। क्या है? कोई प्रोटीन है। अब कोई भी प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, यानी कि NH2CCOOH, इधर H है बेटा और इधर R है, और यहाँ पे बॉन्ड्स बने होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से बॉन्ड्स बने होते हैं ना, ये ऐसे। तो जब बॉन्ड बनता है तो किस तरीके से बनता है बॉन्ड? बॉन्ड जब इन दोनों में बनता है तो किस तरीके से बनता है? यहाँ CO रह जाता है और यहाँ पे NH, ये H2 हट जाता है। ठीक है ना, कुल मिला के एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है जब ये बॉन्ड बनता है। अब मेरे को क्या करना है? इस बॉन्ड को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है इस बॉन्ड का। तो इस बॉन्ड के ब्रेक डाउन करने के लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या यूज करते हैं? इस वाटर को यूज करते हैं। दे यूज दिस वाटर टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड। हाइड्रोलिटिक यूजिंग द वाटर टू
लिटिक मतलब लाइसिस करना, तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये प्रोटीन जो 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ था, इसमें हमें ये 2 अमीनो एसिड बाहर मिलेंगे, ये COOH मिलेगा और यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से ये मिलेगा। ये मैंने आपको पूरा वर्बली पूरा केमिकली मैंने समझा दिया कि किस तरीके से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम तोड़ने का काम कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल करके बॉन्ड को तोड़ते हैं। किनके बॉन्ड को तोड़ते हैं बेटे? जैसे कि प्रोटीन तो मैंने आपको दिखाया ही है, प्रोटीन, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन में अमाइड बॉन्ड तोड़ते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोलिटिक बॉन्ड होता है वो तोड़ते हैं। लाइपेज बेटा लिपिड्स के अंदर ये बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। प्रोटीन में बॉन्ड तोड़ेंगे तो प्रोटीएज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोटीएज। कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेज बोलेंगे। और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लिपिड के बॉन्ड तोड़ेंगे उन्हें लाइपेज बोलेंगे। समझ गए? ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 रिलेटेड टू द फंक्शन, कि भाई हमें पता लग गया लाइसोसोम का एक काम ये है कि ये चीजों को तोड़ता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे एंजाइम है जो फलाना प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड को तोड़ेंगे। तो ये इसका काम हो गया, तोड़ने वाला काम हो गया। दूसरा बेटा, ये तोड़ कब पाता है? ये तोड़ तब पाता है जब पीएच कैसा हो, ये देखो फिगर में, एसिडिक हो। यानी दीज एंजाइम्स विल फंक्शन अंडर एसिडिक पीएच। तो लाइसोसोम के अंदर कैसी कंडीशन बननी जरूरी है? एसिडिक पीएच, एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए। जब ये जो एंजाइम्स है ये पूरा अपना एफिशिएंसी दिखा पाएंगे, काम कर पाएंगे। ठीक है। तो लाइसोसोम के अंदर वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट होता है, कोई भी डैमेज ऑर्गेनल है तो वो भी डाइजेस्ट होती है। और साथ ही साथ लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल का क्या मतलब है कि जब when these हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डाइजेस्ट या break down their own cell, कहने का मतलब क्या है? ये लाइसोसोम दिख रहा है आपको इस फिगर में, ये लाइसोसोम एक सेल के अंदर ही तो होगा ना, एक सेल के अंदर ही तो होगा ना। ये सेल, ये क्या है? सेल है। ये क्या है? ये क्या है बेटा? लाइसोसोम। अब मान लो ये लाइसोसोम के सारे जो एंजाइम्स हैं वो बाहर आ गए, ये बाहर आ गए, मेम्ब्रेन फट गई लाइसोसोम की और सारे एंजाइम बाहर आ गए। अब ये एंजाइम क्या करेंगे? यहाँ पे आने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट तोड़ेंगे, प्रोटीन तोड़ेंगे, लिपिड तोड़ेंगे, यानी सेल के सारे कार्बोहाइड्रेट ये तोड़ देंगे, लिपिड तोड़ देंगे, मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है उन्हें भी डाइजेस्ट कर देंगे। तो पूरी मेम्ब्रेन, पूरी सेल ही क्या हो गई? डाइजेस्ट हो गई, पूरी सेल को ही खा गए, सेल को ही खत्म कर दिया, सुसाइड कर दिया सेल का। खुद ने खुद की सेल को ही मार दिया, हमने खुद को ही मार दिया, वही तो सुसाइड है ना। सो वी कॉल्ड देम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर। क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? या तो आपसे पीएच के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल तो बहुत कॉमन है, बहुत रेयरली आपसे पूछेंगे। फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन सी ऑर्गेनेल का रोल है बेटा लाइसोसोम को बनाने में, गोल्गी बॉडी। ठीक है, 2 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, एक सवाल और, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनल पे। नेक्स्ट ऑर्गेनल आपकी है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। 2 मेम्ब्रेन है बेटा इसके पास, आउटर मेम्ब्रेन है और एक है इनर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्ड्स बने हुए इस तरीके से। देखो, अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें ऐसे फोल्ड्स बने होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टे, फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब डोंट कंफ्यूज दिस क्रिस्टे वर्ड विद द सिस्टर नेम ऑफ गोल्गी। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को क्रिस्टा कहते हैं। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स बोलेंगे, और बाहर इस इनर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है बेटा? आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है और क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। और दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ये क्या हो गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। यहाँ पे हमारा ETS वर्क करता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है ना, यहाँ हमारा ETS वर्क कर रहा है।
इस स्पेस के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, एटीपी सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है ना, एटीपी सिंथेसिस में यूज होता है। तो अभी हम आएंगे इस पॉइंट में। पहले डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आपको पता लग गया, इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं पता लग गया, अंदर जो स्पेस उसे क्या कहते हैं पता लग गया, आउटर मेम्ब्रेन होती है, दोनों के बीच में स्पेस होता है। थोड़ा ये देखो, इसका ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है ना, ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है इसका, ये वाला बेटा, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स वाले पार्ट में, लिखो क्या क्या है इसके अंदर बेटा। इसके अंदर एक तो है आपका डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए मिलता है, बिल्कुल सही सुना आपने। दूसरा, इसमें थोड़ा बहुत कुछ छोटे थोड़े मोड़े फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर मैं बता रही हूँ क्या क्या प्रेजेंट होता है। तीसरा बेटा, इसके अंदर आपको 70S राइबोसोम मिल जाएगा, बिल्कुल वही वाला राइबोसोम, सही सोचा आपने, जो प्रोकैरियोट्स में होता है। चौथा बेटा, इसके अंदर क्या मिलेंगे, सारे एंजाइम्स जो कि किसमें यूज हो रहे हैं, एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जितने भी एंजाइम यूज होते हैं वो सारे कहाँ हैं, मैट्रिक्स में। ठीक है, ये मेन कंपोनेंट है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अगर कोई कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस वो भी इसमें प्रेजेंट है मैट्रिक्स में। और इसी सब कारणों से, क्योंकि मैट्रिक्स में इतनी चीजें हैं, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है, सेमी ऑटोनोमस का मतलब है सेल्फ सफिशिएंट, मतलब अपना काम खुद कर पाना, क्योंकि इसके पास डीएनए है तो ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है बेटा। लेकिन सेमी मतलब हाफ सेल्फ सफिशिएंट। ऐसा प्रोकैरियोटिक कोई ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरह नहीं कि सारा काम खुद कर लेगा, खाना भी खुद बना लेगा, रेप्लिकेशन भी खुद कर लेगा, ऐसा फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनेल तो नहीं है, लेकिन सेमी ऑटोनोमस जरूर है। कुछ काम अपना कर लेता है, अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, अपना डिवीजन कर सकता है। ठीक है, डिवीजन कैसे करता है माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में मेथड ऑफ डिवीजन क्या रहेगा, मैंने यहाँ लिख रखा है, मेथड ऑफ डिवीजन क्या रहेगा बेटा, बाइनरी फिजन। कैसे डिवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, बाइनरी फिजन के थ्रू। इतनी बात क्लियर हुई। मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा, मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें हैं वो देख लो, डिवाइड कैसे करता है वो देख लो, क्या बोलते हैं इसको वो देख लो। सारे पॉइंट वाइज हम क्लियर करते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, इन पॉइंट के बाद क्वेश्चन बनेगा नहीं माइटोकॉन्ड्रिया से। अब ये तो बात होगी स्ट्रक्चर की, बात आ रही फंक्शन पे। ये तो बातें कर ली हमने स्ट्रक्चर की, बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं किसकी, फंक्शन की। फंक्शन की बेटा, तो फंक्शन देखो, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मैंने बताया आपको सारे एंजाइम्स रेस्पिरेशन के यहीं प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी वाली चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, क्रैप साइकिल, ईडीएस, तो ना नाम आप कमेंट बॉक्स में डालो कि कौन कौन सी साइकिल जो है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन की हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक साइकिल है एरोबिक रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो फंक्शन क्या है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि इसमें एटीपी बनती है, तो इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और थोड़ा जो एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, कभी एमसीक्यू में आ जाए तो, ठीक है, चांसेस कम रहते हैं बट आप लिख लो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का साइज के बारे में लिख लो, साइज के बारे में। तो साइज में इसका डायमीटर लिख लो, डायमीटर इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर रहता है बेटा। एवरेज अगर मैं बोलूं तो इट इज 0.5 माइक्रोमीटर। और जो इसका लेंथ है बेटा वो है 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, दिस इज द लेंथ। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज अगली ऑर्गेनेल पे आ जाओ जिसका नाम क्या है, प्लास्टिड। कहाँ मिलती है प्लास्टिड, कैसी ऑर्गेनेल होते हैं, क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले कहाँ मिलता है, देखो लिखा आपके आगे, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। ये थोड़ा ओनली गलत हो गया, ओनली गलत हो गया बेटा, ओनली को हटा दो क्योंकि ये प्लांट सेल्स के साथ यूग्लेनोइड्स में भी मिलते हैं। ठीक है ना, फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, यहाँ पे ऑल ऐड करो, ऑल प्लांट सेल्स बहुत जरूरी है। उसके बाद यूग्लेनोइड्स,
यूग्लिनोइड्स में मिलते हैं बेटा, ये यूग्लिना यानी कि यूग्लिना तो पता है आपको क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर प्लास्टिड मिलते हैं। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े जी। नाउ प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, मतलब 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, ये तीनों के नाम लिखें, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, और ये 3 के फंक्शन लिखे बेटा। इसका काम फोटोसिंथेसिस करना है, इसका काम पिगमेंट्स को स्टोर करना है, पिगमेंट्स को स्टोर करके ये कलर प्रोड्यूस करता है बेटा, डिफरेंट टाइप के कलर जो प्रोड्यूस करता है ये। और ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोर करना बेटा के न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, स्टार्ट कर लो बेटा जी। ये पिगमेंट को स्टोर करता है बेटा, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, ये पिगमेंट स्टोर करता है इस वजह से इसमें कलर होता है बेटा, ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है इसलिए बेटा कलरलेस होता है। बहुत ही एक एक पॉइंट वाइज हम चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर कट टू कट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 क्या बोले मैंने, प्लास्टिड बोले। क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस, क्रोमोप्लास्ट का काम पिगमेंट को स्टोर करना, ल्यूकोप्लास्ट का काम न्यूट्रिएंट को स्टोर करना बेटा जी। क्रोमोप्लास्ट कलर, क्रोमो माने कलर, पिगमेंट को स्टोर कर रहा है तो कलर दे रहा है बेटा। मिर्ची का रंग लाल क्यों है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ये जो लाल पीला ये संतरा जो ये ऑरेंज रंग जो आपको दिख रही है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलरलेस, ये कलर नहीं देता क्योंकि इसमें पिगमेंट नहीं है बेटा, इसमें न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना। इट कैन स्टोर स्टार्च, इट कैन स्टोर ऑयल, इट कैन स्टोर प्रोटीन बेटा, ठीक है ना, वो क्या है ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, काम है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट की सेल के अंदर आपको ये 3 टाइप के प्लास्टिड्स मिलेंगे। अगर क्रोमोप्लास्ट के नंबर ज्यादा है तो कलर आएगा, ल्यूकोप्लास्ट के नंबर ज्यादा है तो कलर लेस रहेगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज्यादा है तो वो जो दिखेगा आपको वो ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तीनों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं हम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को हम लास्ट में देखेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट को देख लेते हैं बेटा। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में क्या है, हमें पता है कि इसमें पिगमेंट्स हैं। कौन से पिगमेंट्स हैं इसमें, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स, फैट सोल्यूबल। अब फैट सोल्यूबल को अंडरलाइन कर लो क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा। फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड यहीं से सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। आपको आएगा कि क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड्स है, फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, 2 वर्ड्स में कंफ्यूज करते हैं। फैट सोल्यूबल, ठीक है, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स है बेटा इसके अंदर, जिस वजह से इनमें क्या आता है, कलर आता है। कौन कौन से कैरोटीनॉइड्स है इसमें, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ठीक है, कैरोटीन है और क्या है, ज़ैंथोफिल है, और अदर्स और दूसरे कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं जिनके नाम आपको जानने की जरूरत नहीं। 2 ही कैरोटीनॉइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है वहां पे भी इन 2 ही कैरोटीनॉइड पिगमेंट की बात हो रखी। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के अलावा दूसरे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं, आपने सुना पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, ठीक है। और नहीं तो जब हम चैप्टर कवर करेंगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे। अभी बात करें क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट में इतना बात क्लियर, बिल्कुल सबको क्लियर, बस इतना ही जानना और कुछ नहीं जानना क्रोमोप्लास्ट में। अगला प्लास्टिड जो अपन बात करेंगे बेटा वो कौन सा है अपना, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये अपना अगला प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा है, कलरलेस है। कैसा है बेटा जी, कलरलेस है। कलरलेस मतलब, कलरलेस मतलब कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है बेटा, लेकिन इसमें जो बातें आपको याद करनी है वो ये है कि इसकी शेप और साइज अलग 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 होती है। वेरिड शेप्स इन साइज, शेप और साइज अलग अलग आपको क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगी, मैं बात करूंगी उसकी भी। और इसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे लर्न करने वाली चीज यहाँ है, 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूंगी यहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होते हैं बेटा। 1 2 3, एक तो बात कर लेते हैं हम प्रोटीन की। अगर न्यूट्रिएंट प्रोटीन है तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट सवाल आया हुआ है नीट में, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है, इसमें जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट है अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, सॉरी मैंने गलती किया, गलती से, सो सॉरी बेटा, अमाइलोप्लास्ट नहीं एल्यूरोप्लास्ट, क्या बोलेंगे, एल्यूरोप्लास्ट, वेरी सॉरी, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। प्रोटीन अगर स्टोर्ड है न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, इसको करेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है। गलत लिख दिया था मैंने गलती से, गलती किसी से भी हो सकती है जी, सही कर लो इसको। प्रोटीन अगर स्टोर्ड है तो बेटा ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट अगर स्टोर है बेटा तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोलेंगे, इसको बेटा बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट, इसको क्या बोलेंगे, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। और अगर बेटा जी फैट स्टोर है तो फिर क्या बोलेंगे, फैट स्टोर है तो क्या बोलेंगे, एलियोप्लास्ट,
ये नाम है बेटा ल्यूकोप्लास्ट के। ये तो 3 तरीके के ल्यूकोप्लास्ट की अपन ने बात कर ली। क्रोमोप्लास्ट अपना हो गया, ल्यूकोप्लास्ट अपना हो गया। अब अपनी बारी किसकी आ गई बेटा? अब अपनी बारी आ गई किसकी? इस भाई साहब की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है ना भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसा काम और वैसी ही उसकी पहचान, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जैसे काम और वैसी ही उसकी पहचान। इसका काम भी सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस करना मतलब खाना बनाना, तो भाई सबसे ज्यादा इसके बारे में ही जानना जरूरी है। तो इसके बारे में देखो, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन फाउंड हो गया पॉइंट नंबर 1, तो ये हो गया कि डबल मेम्ब्रेन है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट था स्पेस, वो था मैट्रिक्स। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है वो क्या है? स्ट्रोमा। स्पेस इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, वो क्या है बेटा? स्ट्रोमा है। अब थोड़ी स्ट्रोमा के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर ये जो आपको गुच्छे से दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है? ग्रेना। क्या है कि ग्रेना? ग्रेना प्लूरल वर्ड है बेटा। एक ये जो गुच्छा है, गुच्छा बोलो या फिर मैं इसको ऐसे पढ़ाती हूँ, प्लेट्स की तरह से स्टैकिंग हो रखी है, जैसे केटरिंग में ना प्लेट नहीं रख देते ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे वो पूरी जो स्टैक है उसको ग्रेनम बोलते हैं। और जो एक प्लेट है उसको थाइलाकोइड बोलते हैं। ठीक है, ग्रेनम पूरी स्टैक है, प्लेट थाइलाकोइड है। इस तरीके से ये प्लेट हो गई थाइलाकोइड, और पूरा जो स्टैक अगर मैं बना दूं ऐसे, तो वो क्या हो गया? ग्रेना। थाइलाकोइड के अंदर भी आपको एक स्पेस सा दिख रहा है बेटा, इसे बोलते हैं ल्यूमन। थाइलाकोइड का ये क्या है? ल्यूमन। ये क्या है बेटा? ये है थाइलाकोइड। थाइलाकोइड। और बेटा ये पूरा जो आपका है, ये क्या है बेटा? स्टैक। ये ग्रेना। ये थाइलाकोइड है, ये ल्यूमन है, ग्रेना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रही होगी, क्या? कि देखो एक थाइलाकोइड दूसरे थाइलाकोइड से कनेक्टेड है। मतलब ये जो ग्रैनम्स हैं, ये ग्रैना जो है सॉरी, ये आपस में कनेक्टेड हैं किसके थ्रू? स्ट्रोमा लैमेले के थ्रू। स्ट्रोमा लैमेले क्या है? स्ट्रोमा लैमेली, इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 ग्रैना। ठीक है, 2 ग्रैना के बीच में ऐसा एक लिंक की तरह स्ट्रोमा लैमेली प्रेजेंट है। क्या फोटोसिंथेसिस में स्ट्रोमा लैमेली इन्वॉल्व है? बिल्कुल है। थाइलाकोइड इन्वॉल्व है, स्ट्रोमा लैमेली भी इन्वॉल्व है, यानी कि स्ट्रोमा लैमेली पे भी फोटोसिंथेसिस होता है, और थाइलाकोइड पे भी फोटोसिंथेसिस होता है, और स्ट्रोमा में भी फोटोसिंथेसिस। क्या बोला मैंने? बोला स्ट्रोमा में भी फोटोसिंथेसिस होता है, थाइलाकोइड में भी फोटोसिंथेसिस होता है, स्ट्रोमा लैमेली में भी फोटोसिंथेसिस होता है। बेटा इसमें से ध्यान से सुनो, इसमें से फोटोसिंथेसिस तीनों पे हो रहा है। फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है? कैसी रिएक्शन है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन है। एक मिनट एक बैटरी, जस्ट अ सेकेंड बेटा, मुझे एक सेकेंड देना। आप, ये बैटरी डाउन हो रहा है इसका, मैं एक मिनट इसको चार्ज में पुट कर रही हूँ। एक यस, now visible to you now? Okay, ठीक, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बोल रही थी बेटा? मैं बोल रही थी कि फोटोसिंथेसिस कैसी एक क्या है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन के मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री आप लोग मेरे से ज्यादा पढ़ते हो, तो बेटा फोटोसिंथेसिस में भी आपने पढ़ा होगा, 2 रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है? लाइट रिएक्शन हो रही है किसमें? थाइलाकोइड में। थाइलाकोइड और जो स्ट्रोमा लैमेली है, स्ट्रोमा लैमेले, इसमें हो रही है लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन हो रही है स्ट्रोमा में। ये आपको पता होना चाहिए। डार्क रिएक्शन में ही शुगर फॉर्मेशन होता है, तो आपसे पूछ ले शुगर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? अल्टीमेटली स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में आपका एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं, तो आपका एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ बन रहा है बेटा? वो बन रहा है किसमें?
लाइट रिएक्शन, ठीक है। और फिर ये एटीपी और एनएडीपीएच यूज होता है डार्क रिएक्शन में और शुगर का सिंथेसिस होता है। तो स्ट्रोमा में शुगर सिंथेसिस होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की और ये क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो यहाँ मेंशन करेंगे, देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। यहाँ स्टामक डाल के आप एक पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे भी दो मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखो कि आउट ऑफ द टू मेम्ब्रेन, आउट ऑफ द टू मेम्ब्रेन, और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टामक कर लेना। ये जो दो मेम्ब्रेन यहाँ आपको दिख रही है, इनमें से जो इनर मेम्ब्रेन है, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन is relatively less permeable than outer one, relatively less permeable, less permeable, जो आपका इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, वो कम परमिएबल है किससे? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, हाँ जी बेटा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बिल्कुल बन सकता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते ही ऐसी स्टेटमेंट पे हैं, 4 स्टेटमेंट देंगे, एक वर्ड ऊपर नीचे करना है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, बोथ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन आर इक्वली परमिएबल, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज मोर। समझ रहे हो ना क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है? हाँ, मैं आपको एनसीईआरटी की वही लाइनें आपकी आंखों के आगे रखूंगी जो आपकी आंखों से पढ़ते टाइम छुप जाती हैं, पहली बात। और अगर पढ़ भी ली तो नहीं पता कि इसमें से सवाल बनेगा, दूसरी बात। तो मेरे को यही बताना है कि बेटा देखो ये लाइन है एनसीईआरटी की, ये देखो पहले तो, और इस पे से सवाल बनता है, स्टेटमेंट वाले सवाल इस पे से बनते हैं। तो स्टेटमेंट वाले सवाल का कंफ्यूजन ही हमें खत्म करना है हमारे लेक्चर्स में। ठीक है, लेक्चर सुन लिया आपने, मतलब आपने बुक पढ़ ली, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लेक्चर को पैसिवली मत सुनना बिल्कुल भी, मेरे लेक्चर को बहुत एक्टिवली सुनो, किताब और कॉपी लेके पेन लेके बैठो और लिखो। ठीक है, अभी लिख लिया, अब जब लेक्चर खत्म हो जाएगा घर जाओगे, जब खुद से पढ़ोगे, बुक खोलना और देखना, इस लाइन को अंडरलाइन करना, आंखें खुलेंगी, एग्जाम में पक्का 200%, मैं 100% नहीं बोल रही, 200% याद है। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देख लो, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लो, भूल जाओ तो मुझे आके बता देना, मैं यही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के साइज की बात और कर लेते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में साइज और डायमेंशंस की बात की थी। ठीक है, शेप और साइज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्लोरोप्लास्ट की। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ? साइज की बात करूंगी, शेप की बात करूंगी, ठीक है, और नंबर की बात करूंगी। क्लोरोप्लास्ट का नंबर पर सेल वेरी कर सकता है। ठीक है, तो दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, दे कैन बी फाउंड और डिफरेंट शेप्स। ठीक है, जैसे कि ओवल हो सकता है और जनरली स्फेरिकल हो सकता है, डिस्कॉइड शेप का हो सकता है, अलग अलग इसकी शेप हो सकती है। साइज इसका जनरली क्या रहता है? जो जनरल साइज इसका रहता है बेटा क्लोरोप्लास्ट का, जो जनरल साइज इसका रहता है वो क्या रहता है? लेंथ 5 से 10 mm तक वेरी कर सकती है, और जो विड्थ है क्लोरोप्लास्ट की वो 2 से 4 mm तक वेरी कर सकती है। और नंबर जो है, ठीक है ना, इट कैन वेरी सेल टू सेल। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लिख दूं, एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं बेटा, तो क्या लिखूंगी एग्जाम्पल में? जैसे कि आपका क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास जिसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है पर सेल। ठीक है, उस और क्या हो सकता है? ग्रीन एल्गा, क्लोमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा हो गई। मीजोफिल सेल की बात कर लें अगर, मीजोफिल में आपको ज्यादा क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, 20 से 40 पर सेल आपको मिल जाएगा। मीजोफिल सेल पता होगी, नहीं पता तो क्या होती है बेटा? मीजोफिल सेल वो सेल है जो हमारे प्लांट्स में मिलती है, जो फोटोसिंथेसिस करती है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भर भर के होता है, क्लोरोफिल भर भर के होता है। ठीक है, तो इसका नंबर 20 से लेके 40 तक हो सकता है एक सेल, एक मीजोफिल सेल में। अच्छा, एक मैंने पूरा क्लोरोप्लास्ट आपको पढ़ा दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, फंक्शन बता दिया, इनर आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, कौन सी रिएक्शन कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस की, वो भी बता दिया। एक चीज नहीं बताई, आप मुझे बताएंगे
हम बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से वो ग्रीन है। कहाँ है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में? मैंने तो दिखाया ही नहीं कहीं यहाँ पे। मैंने तो यहाँ कहीं क्लोरोफिल नहीं दिखाया, क्लोरोफिल तो कहीं दिखाया ही नहीं मैंने। ये देखो कहाँ है क्लोरोफिल, कहाँ है बेटा क्लोरोफिल? कहाँ है, कहाँ है क्लोरोफिल? कहाँ है बेटा जी? यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है, थाइलाकोइड में बैठा है, इसकी मेम्ब्रेन में बैठा है, और वो काम कर रहा है, सारा लाइट रिएक्शन का काम कर रहा है। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में मस्त बैठा है क्लोरोफिल। अकेला नहीं बैठा, पूरी टीम लेके बैठा है। कैराटिनोइड्स भी है, क्लोरोफिल भी है, पूरा फोटो सिस्टम है। पढ़ते हो ना फोटोसिंथेसिस में? कहाँ है? थाइलाकोइड में है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफिल है, यहाँ पर क्लोरोफिल है। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे हो कि मैम क्लोरोफिल कहाँ है, हमें दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर क्लोरोफिल, हमें तो दिख ही नहीं रहा, पूरा क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया। ठीक है, मजा आया? प्लास्टिड्स पूरा समझा, समझ में आया अच्छे से? दिमाग में एक एक पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, एक पॉइंट रह गया है, एक पॉइंट रह गया है जो यहाँ पढ़ा था। कौन सा बताओ? एक माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर पॉइंट क्या है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का एक सिमिलर पॉइंट क्या है? ये बोथ आर सेमी ऑटोनोमस। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सेमी ऑटोनोमस है, वो भी और ये भी। तो इसको कैसे छोड़ देंगे? हम इसका भी लिखेंगे, हम इसका भी लिखेंगे। ये क्या है? सेमी ऑटोनोमस। क्या है बेटा ये? सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस लिखते ही समझ जाओ क्या मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर वही चीजें मिलेंगी जो सेमी ऑटोनोमस में होती हैं, यानी कि वही सर्कुलर डीएनए मिलेगा, फ्यू आरएनए मिलेंगे, और 70s राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भाई साहब। और क्या मिलेगा? ठीक है, और वही बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, क्लियर जी? बिल्कुल, आगे बढ़े। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, वैक्यूल को पढ़ने से पहले क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे। यहां लिख रही हूं, सभी बताएंगे। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, which part of chloroplast has enzymes required for synthesis of carbohydrates, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड प्रोटीन्स? बताइए। ऑप्शन ए मैं आपको दे रही हूं थाइलाकोइड। ऑप्शन बी सपोज हम ले लेते हैं स्ट्रोमा लैमेले। ऑप्शन सी हम सपोज ले लेते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ऑप्शन डी हम ले लेते हैं बेटा स्ट्रोमा। कहाँ पे? शुगर और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कहाँ बन रहा है? स्ट्रोमा में बन रहा है। तो एंजाइम्स भी कहाँ होंगे? स्ट्रोमा में होंगे। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ चले, बिल्कुल पक्का ये बात। तो अब आ जाओ अगली ऑर्गेनल पे, वैक्यूल्स। बहुत है, सिंपल है बिल्कुल, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ डंडा ही नहीं है। सिंगल मेम्ब्रेन है भाई, एक ही मेम्ब्रेन है अपनी, दो मेम्ब्रेन नहीं है। और हमारी मेम्ब्रेन का एक खास नाम है जिसको अपन बोलते हैं ये टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो एक मेम्ब्रेन है, बढ़िया मेम्ब्रेन है। अच्छा, प्लांट सेल्स में हम मिलते हैं, और प्लांट सेल में हम इतना ज्यादा स्पेस ले लेते हैं, कितना ज्यादा, इतना ज्यादा हम स्पेस ले लेते हैं कि बाकियों के लिए स्पेस कम पड़ जाता है, हम बहुत अच्छा स्पेस ले लेते हैं। तो इतना स्पेस लेके करते क्या हो भाई? फंक्शन क्या है तुम्हारा? फंक्शन कहते हैं, एक तो ये मेंशन है, मेंटेन टर्जिडिटी एंड स्टोर वेस्ट। टर्जिडिटी मेंटेन करते हैं, वेस्ट को स्टोर करते हैं। कैसा वेस्ट मतलब क्या 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 इसके अंदर स्टोर होता है? तो पूरा डिटेल लिखेंगे अपन, खाली इतने से काम थोड़ी चलेगा। लिखो, इट कंटेन्स, एनसीईआरटी का लिखवा रही हूँ, नोट डाउन कर लो क्या क्या है वैक्यूल के अंदर। पानी है, बिल्कुल है। और क्या है? एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और क्या है? सैप है, होता है ना गाढ़ा वाला लिक्विड, सैप है। और क्या है? सारे बाकी के जो भी मटेरियल बच गए जो सेल के काम के नहीं है, रद्दी है। अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर सेल, जो सेल के काम के नहीं है, जो रद्दी है। ठीक है, वही वेस्ट है, वही तो वेस्ट है जो सेल के काम का नहीं है। ये सब कहाँ स्टोर है बेटा? वैक्यूल के। क्लियर? 90% स्पेस इसके अंदर क्या है? इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बात यहां तक हो गई। अच्छा, फंक्शन में स्टोर वेस्ट, मेंटेन टर्जिडिटी मतलब स्टेबिलिटी, रिजिडनेस मेंटेन करके रखता है। ठीक है, टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है।
इसके अलावा क्या क्या करता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन किसका, किसका, नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स। अगला जो पॉइंट लिख रही हूं बहुत ध्यान से देखना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही क्यों लिखा मैंने, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों नहीं लिखा, यहाँ देखो बेटा इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारा वेस्ट है और सेल में यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट और पड़ा है, तो सेल के काम का नहीं है तो सेल इसे नहीं रखेगी, सेल कहेगी कि तू भी जा वैक्यूल के अंदर। अब अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी वेस्ट की मात्रा इतनी ज्यादा है, तो बाहर से कैसे आएगा और अंदर। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है बेटा आयंस का, और जितना भी मटेरियल वेस्ट मटेरियल जो आ रहा है इसके अंदर, तो ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है ना, याद रखना, लिख लो, वैक्यूल में ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट है बेटा। और एग्जाम्पल लिख लो वैक्यूल का, एग्जाम्पल प्लांट सेल तो हो गया, इसके अलावा एग्जाम्पल में क्या मेंशन करोगे, अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा के अंदर जो वैक्यूल है उसको बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। का काम क्या है भाई इसका, क्या करत है ये, दो काम करत है, ओस्मो रेगुलेशन करत है। ओस्मो रेगुलेशन मतलब बेटा, मतलब क्या है, कितना सेल के बाहर पानी रहेगा, कितना सेल के अंदर पानी रहेगा, कितना सेल के बाहर सोल्ट रहेगा, सोल्यूट रहेगा, कितना सेल के अंदर सोल्ट और सोल्यूट रहेगा, इसकी बैलेंसिंग को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो पहला काम तो हो गया ऑस्मो रेगुलेशन करता है, दूसरा काम क्या हो गया बेटा, दूसरा काम एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, लिख लो बैलेंसिंग, ऑस्मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट या सॉल्यूट inside and outside of cell, inside and outside of cell, वो क्या है ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है अमीबा। दूसरे एग्जांपल आप दे सकते हो कि कहीं कहीं पे इन सम प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स स्टोर होते हैं, ठीक है, फूड वैक्यूल्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल स्टोर होते हैं, अमीबा में भी मिल सकता है, अदर प्रोटिस्ट में भी मिलता है, तो वो खाना खा के इसमें स्टोर हो जाता है फूड वैक्यूल्स, कोई भी फूड पार्टिकल एनगल्फ करके यहाँ पे वो वैक्यूल बना लेते हैं उस फूड पार्टिकल का। इतना क्लियर है, ठीक है, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वैक्यूल। इसमें पूरा वैक्यूल कवर हो गया, इसके बाहर वैक्यूल में सवाल नहीं आ सकता। आगे बढ़ चलते हैं, राइबोसोम। नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हमें पढ़ना है वो क्या है, राइबोसोम। तो अभी तक जितनी हमने देखी ऑर्गेनल्स सबकी सब में मेम्ब्रेन थी, तो सबसे खास बात तो इसकी यही है कि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट है बेटा इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट। ये प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट में भी है, ये तो इसकी होगी पहली बात, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, प्रोकैरियोट में भी है यूकैरियोट में भी। फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन बनाती है। अच्छा, क्या चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, कैसे बनाती है ये प्रोटीन, क्या है इसके पास प्रोटीन बनाने के लिए। अच्छा, पहले उसको जानने के लिए आपको जानना है इसकी कंपोजिशन, राइबोसोम का कंपोजिशन क्या है, ठीक है ना, कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। कंपोजिशन किसका बना हुआ है राइबोसोम बेटा, राइबोसोम में एक होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक होते हैं प्रोटीन्स। यस, प्रोटीन और आरएनए से राइबोसोम बने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें दो सब यूनिट्स हैं, दो सब यूनिट्स हैं बेटा, एक है स्मॉल और एक है लार्ज, आपको फिगर में दिख रहा है, एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है बेटा। ये देखो लार्ज सब यूनिट दिख रहा है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S टाइप का राइबोसोम होता है, जो लार्ज सब यूनिट है वो 50S है, स्मॉल सब यूनिट 30S है। यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम होता है बेटा, लार्ज सब यूनिट 60S है और ये 40S है। कोई कोई बच्चे ने ऐड करके कैलकुलेट कर रहे होंगे, मत करना बेटा, फटीचरों मत करो, ऐसी ऐसी फटीचर जैसी जो हरकत है वो मत करना कि आप 50 और 30 को जोड़ रहे हो और पूछने वाले हो कि मैम ये तो 70 नहीं होता। ये कोई बेटा मैट्रिक यूनिट नहीं है जिसको आप ऐड कर दोगे। ये क्या है, एस का मतलब है या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन
कोएफिशिएंट है ये बेटा। और ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, क्या मेजर करता है, ये डेंसिटी को मेजर करता है, डेंसिटी बताता है इस राइबोसोम की, और इसके साइज के बारे में बताता है, इसका डेंसिटी और इसका साइज बताता है, इनडायरेक्टली इसका डेंसिटी और साइज बताता है ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसको ऐड वर्ड नहीं करना है हमें। बड़ी यूनिट का यूकैरियोट में 60 है, छोटी यूनिट का 40 है। तो देखो हमारे पास इस यूनिट में आरएनए प्रेजेंट है, 5s आरएनए, 23s आरएनए, याद कर लो ये। ठीक है, पहले नहीं पूछे जाता था, पूछे जाते हैं, और ये 12th में आप पढ़ोगे भी। 23s है और 5s आरएनए है 50s सब यूनिट में। 30s सब यूनिट प्रोकैरियोट की, उसमें 16s आरएनए है, 16s। यूकैरियोट की जो 60s वाली सब यूनिट है उसमें 5s आरएनए है बेटा, 5.8s आरएनए है, 5.8s और 28s, ये नहीं दिख रहा तो मैंने रेड से मार्क कर दिया। 40s में बेटा 18s आरएनए है, 18s। तो ये दीज आर द आरएनए विच आर प्रेजेंट इन दीज सब यूनिट्स। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बोला था, फंक्शन। फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, यहाँ से प्रोटीन्स बनते हैं। राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप देखो ईआर के ऊपर भी, रफ ईआर पे राइबोसोम प्रेजेंट था, तो वो ईआर जो प्रोटीन बना रहा है वो राइबोसोम ही बना रहा है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन जो बन के निकलेगा वो राइबोसोम से निकलेगा। कैसे प्रोटीन बनता है राइबोसोम से, पूरा चैप्टर है हमारे पास 12th के अंदर। ट्रांसलेशन में समझते हैं हम कि राइबोसोम से प्रोटीन कैसे बनता है। एक एक अमीनो एसिड आके यहाँ पे बैठता है बेटा, एक अमीनो एसिड आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, और ऐसे पूरी चेन तैयार होती है, और चेन ऑफ अमीनो एसिड ही प्रोटीन है। तो ऐसे पूरा प्रोटीन राइबोसोम से तैयार होता है। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं, किसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है, पहला जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कंपोजिशन पता होनी चाहिए, किससे बना है राइबोसोम। तीसरा, आपको फंक्शन पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलें। अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है हमारा साइटोस्केलेटल। ठीक है, सीलियर फ्लैजेला डायरेक्ट हेडिंग है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सीलियर फ्लैजेला से पहले साइटोस्केलेटल के बारे में बताऊंगी। देखो, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन नाम से पता लग रहा है, साइटोसेल, स्केलेटन ढांचा, जो सेल का ढांचा बनाए, जो सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करे भाई, कि सेल सिकुड़ ना जाए, सेल टिकी रहे, सेल स्टेबल रहे। ठीक है ना, सेल पे वो, सेल की वो जो रिजिडिटी है वो मेंटेन रहे, सेल का वो सपोर्ट मेंटेन रहे। तो फंक्शन लिख देती हूँ, इसका काम बताने से पहले फंक्शन लिख देती हूँ, क्या क्या फंक्शन होते हैं साइटोस्केलेटल के। क्या ये एक ऑर्गेनल है, बिल्कुल एक ऑर्गेनल है बेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन लिख दो पहले इस ऑर्गेनल के बेटा, ये सपोर्ट करता है सेल को, कि सेल टिकी रहे, पिचक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, स्केलेटल, उसको स्केलेटल फॉर्मेशन कर रहे हैं एक तरीके से। बेटा साइटोस्केलेटल जो है, कहीं ना कहीं साइटोस्केलेटल में कई सारी स्ट्रक्चर्स आती हैं जिनकी बात अभी हम करेंगे। ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स ही हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, वही वाली बात आ गई, सेल को रिजिडिटी मेंटेन करना, यानी कि सेल की शेप को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये क्या है, साइटोस्केलेटल है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, बिल्कुल। लेकिन किसके साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में है स्केलेटल, यूकैरियोटिक सेल्स के। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म आपको देखने को, सॉरी साइटोस्केलेटल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज अ फिलामेंटस, as a filamentous proteinaceous network, collectively called as साइटोस्केलेटल। समझ रहे हो मैंने क्या लिखा, मैं कह रही हूँ साइटोस्केलेटल क्या है। साइटोस्केलेटल ना बहुत सारे फिलामेंट्स जो प्रोटीन के बने हुए हैं उनका एक नेटवर्क है। कौन कौन से फिलामेंट्स आते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स में, तीन तरीके के फिलामेंट आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। यहाँ ये जो दो ऑर्गेनल आप देख रहे हो, सीलिया और फ्लैजेला बेटा, ये जो स्ट्रक्चर्स आप देखोगे ये साइटोस्केलेटल
का ही हिस्सा है, ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि साइटोस्केलेटल को बनाने वाले जो फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि ये 3 नाम जो मैंने लिखे, इन्हीं से ये बने हुआ है। जैसे सीलिया फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही तो नेटवर्क है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही तो नेटवर्क है। जब हम सीलिया और फ्लैजेला की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आप देखोगे दे हैव नथिंग बट माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने हैं। माइक्रोट्यूब्यूल इज अ साइटोस्केलेटल, माइक्रोफिलामेंट इज आल्सो अ साइटोस्केलेटल, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी साइटोस्केलेटल है। सेल में ये नेटवर्क की तरह प्रेजेंट है, एक नेटवर्क प्रेजेंट है इनका, जो सेल को शेप दे रहा है, जो सेल को रिजिड बनाए रख रहा है, सेल कोलैप्स नहीं हो रही, कहीं कहीं ये मोटिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये हमारा साइटोस्केलेटल है। साइटोस्केलेटल की सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजेला, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स यूज होते हैं बनाने में, उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, दोनों ही मूवमेंट में मदद करते हैं। और यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो मैं बोल रही हूँ, जो इन्हें बनाने में यूज हुए हैं, उनका 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। 9 पेरिफेरी पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड 2 सेंटर में। इस तरीके से एक अरेंजमेंट रहता है। 9 पेरिफेरी पे रहते हैं, 2 सेंटर में रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बता रही हूँ जो सीलिया और फ्लैजेला को बनाते हैं। पूरा अरेंजमेंट ढंग से दिखाऊंगी, अभी एक बार रफली आपको बताया मैंने, इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ती। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सीलिया और फ्लैजेला को। बेटा यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सीलिया की। तो सीलिया क्या है, सीलिया है ना, सीलिया और फ्लैजेला में एक जो डिफरेंस है वो क्या है, सीलिया स्मॉल है थोड़े से, ये क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर्स है ये किसमें मदद करते हैं बेटा, ये मूवमेंट में मदद करते हैं। मूवमेंट ऑफ ईदर, या तो सेल को मूव करवाएंगे, ईदर सेल और द, या फिर सेल के चारों तरफ अगर कोई फ्लूइड है सराउंडिंग में, सराउंडिंग फ्लूइड, तो उसकी भी मूवमेंट में ये मदद करवाते हैं। और जैसे कि एक नाव चल रही है ना, जैसे नाव चल रही है, पानी है, और वो जो नाव का जो ओर होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जिससे आप वाटर मूव करवाते हो, वो सीलिया का काम कर रहा है। आप मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा। जिस तरीके से वो पानी मूव करते हैं, सीलिया भी इस तरीके से सेल के सराउंडिंग अगर फ्लूइड है तो उसे मूव करेगी। समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रहता है इनका, डायरेक्शनल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, डायरेक्शनल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ठीक है, सीलिया मेम्ब्रेन से अटैच है, किससे अटैच है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो दिख रहा है आपको, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। इसकी स्ट्रक्चर को हम एनसीईआरटी के डायग्राम से समझेंगे, अभी मैं वो भी दिखाऊंगी। पर अभी हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं सीलिया और फ्लैजेला में। फ्लैजेला के लिए क्या पॉइंट लिखेंगे, सीलिया स्मॉल है कंपैरेटिवली, फ्लैजेला क्या है बेटा, फ्लैजेला क्या है कंपैरेटिवली, लॉन्गर है। सीलिया के कंपैरिजन में लॉन्गर स्ट्रक्चर्स है फ्लैजेला। ठीक है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, सेल को मूव करवाएंगे, कि सेल यहां थी, यहां से सेल को यहां जाना है तो फ्लैजेला की मदद से जाएगी। ठीक है, अच्छा किसमें प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। लेकिन एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो फ्लैजेला है वो स्ट्रक्चरली कैसा मिलेगा आपको, डिफरेंट मिलेगा। ठीक, क्लियर। अब देख, हम एक एक की स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी स्ट्रक्चर को कौन से माइक्रोस्कोप से स्टडी किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े, देखो इनकी स्ट्रक्चर को देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो स्ट्रक्चर लिया है सीलिया और फ्लैजेला का, वो आपको दिखा रखा है। स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है बेटा, सबसे बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है इनमें, अगर मैं बात करूं तो सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। अच्छा, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये जो पूरा कोर जैसा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे एक्सोनीम कहते हैं, एक्सोनीम। क्या है एक्सोनीम, एक्सोनीम क्या है बेटा, द कोर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला का जो कोर है वो एक्सोनीम है। ठीक है, विच कंटेन number of microtubules, a number of microtubules
running parallel to each other देखो सपोज ये आपको मैं सपोज ये फ्लैजला है और मैं फ्लैजला का आपको ये वाला सेक्शन दिखा रही हूँ कट डाउन करके, ये जो सेक्शन आएगा ये मैं आपको दिखा रही हूँ, समझना। आउटर में मेम्ब्रेन है बेटा, आउटर में मेम्ब्रेन, और ये जो पूरा कोर स्ट्रक्चर है इसे एक्सोनीम बोला, ये जो कोर स्ट्रक्चर है इसे एक्सोनीम बोला। इस एक्सोनीम की फेरिफ्री पे, यहाँ पे इस एक्सोनीम की फेरिफ्री पे आपको ये ऐसे दो दो जो दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है, डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है, फेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स, देखो दो हैं ये, तो डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये भी एक माइक्रोट्यूब्यूल। तो ऐसे कई सारे माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट्स है, पैरेलल अरेंज है। सपोज करो ये है, ये यहाँ पे डबलेट्स लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको कैमरा में, ये डबलेट्स लगे हुए हैं, ये पैरेलली अरेंज है कई सारे डबलेट्स, समझ में, आपको सर्कल वाला ऊपर से दिखा रही हूँ। ये सेक्शन आपको ये जो डायग्राम में दिख रहा है ये वाला सेक्शन दिख रहा है। तो फेरिफ्री पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट है, उन्हें बोला फेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, इस पूरे को बोला एक्सोनीम। सेंटर में अगेन दो डबलेट है जिन्हें हमने बोला सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। इतनी बात समझ आई, यहाँ पे डबलेट है, यहाँ पे डबलेट है। ये 9 है टोटल, 9 फेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट है और 2 सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल है, तो इसलिए अरेंजमेंट का नाम पड़ा 9+2 अरेंजमेंट। क्या नाम पड़ा, 9+2 अरेंजमेंट। अब देखो ये जो सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल है, इन दोनों के बीच में एक लिंकेज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, दे आर लिंक्ड। इन दोनों के बीच में क्या है, जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है ये लिंकेज है, इसको हम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिज, ठीक है ना, इस लिंक को क्या बोलते हैं, ब्रिज। ये ब्रिज है इन दोनों के बीच में जो इनको जोड़ रहा है, और इनके चारों तरफ जो है वो एक सेंट्रल शीथ है, एक सेंट्रल शीथ है जो क्या कर रही है, सराउंड कर रही है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को। यहां तक क्लियर है। हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, सीली और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के बारे में। जो ये फेरिफेरल डबलेट्स है बेटा, ये देखो सारे फेरिफेरल डबलेट्स जो है वो सेंट्रल शीथ से कनेक्टेड है बाय रेडियल स्पोक। किसके थ्रू, रेडियल स्पोक के थ्रू। तो कितनी रेडियल स्पोक्स हो गई, 9, क्योंकि 9 फेरिफेरल डबलेट्स है तो 9 आपके पास क्या हो गई, रेडियल स्पोक हो गई। और ये जो डबलेट्स हैं ये आपस में भी कनेक्टेड है, आप देखो आपस में भी ये कनेक्टेड है। आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है, बाया लिंकर्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम, ये जो आपस में ये जो कनेक्टेड है इन्हें क्या बोलेंगे हम, लिंकर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, ये सीलिया और फ्लैजिला का, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने हुए हैं। 9 फेरिफ्री में है और 2 सेंटर में, इसे बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। अब देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स और फिलामेंट से सीलिया बने हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल्स and tubuline proteins are also used to form centriole, ठीक है। 2 centrioles form 1 centrosome, 2 centriole मिलके क्या बनाएंगे, एक सेंट्रोसोम बनाएंगे। मान लो ये आपका एक सेंट्रियोल है और ये आपका दूसरा सेंट्रियोल है, और इन दोनों ने मिलके जो बनाया ये क्या है बेटा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर, सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे होते हैं और वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए तीनों एनसीईआरटी के, कि सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, देख पा रहे हो फिगर में, परपेंडिकुलरली लगे हुए हैं, और सिलेंड्रिकल है स्ट्रक्चर में, ये भी आप देख पा रहे हो। एक सेंट्रियोल की अगर मैं बात करूं तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट हैं। सीलिया फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट थे, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर को मैं और क्लियर दिखाती हूँ, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर को। तो ये स्ट्रक्चर है, फेरिफ्री पे आपको ट्रिपलेट मिलेगा, बीच में ऐसे हब मिलेगा, सेंट्रल हब बोलते हैं इसको। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट हब से कनेक्टेड है बाय स्पोक्स, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है बाय लिंकर्स, एसी लिंकर, क्योंकि ये जो ट्रिपलेट है इसमें एक माइक्रोट्यूब्यूल का नाम ए है, दूसरे का बी, तीसरे का सी, तो ये जो पहले का सी है और दूसरे का ए है वो कनेक्टेड है, तो इट इज एसी लिंकर। 9+0 अरेंजमेंट है, ठीक है, क्योंकि सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, है ट्रिपलेट, लेकिन 3 का एक सेट है, तो टोटल 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट
on the periphery. There is no microtubule in the center, so it is 9+0 arrangement. ये सेंट्रियोल है बेटा. काम क्या होता है? सेंट्रियोल बेसल बॉडी का काम करता है. फंक्शन एज बेसल बॉडी. बेसल बॉडी मतलब इसमें से दूसरे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं. बेसल बॉडी का काम करता है. किसकी बेसल बॉडी? सीलिया की बेसल बॉडी. मतलब सीलिया इधर से अराइज हो रहा है, फ्लैजेला इधर से अराइज हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स इधर से अराइज हो रहे हैं. उसी का डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको. देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेंट्रियोल है बेटा. 2 सेंट्रियोल लगे हुए हैं इसमें, जिसे हमने बोला सेंट्रोसोम. देखो जूम करके दिखाते हैं आपको. यहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स लगे हुए हैं जिसे बोल रहे हैं सेंट्रोसोम. इससे अराइज हो रहे हैं, इससे अराइज हो रहे हैं बेटा ये स्पिंडल फाइबर्स है. ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो रही है. दिख रहे हैं आपको ये जो ग्रीन से मार्क हो रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स है. ये दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स. तो इस तरीके से सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं. तो हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? दे वर्क एज अ बेसल बॉडी. दे वर्क एज अ बेसल बॉडी. और इसकी स्ट्रक्चर को एक नाम दिया गया है, क्या? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर. कार्ट व्हील स्ट्रक्चर जो हमारा ये है सेंट्रियोल. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? किसके अंदर प्रेजेंट होता है ये? यूकैरियोटिक्स में तो होता है. बिल्कुल ठीक है. यूकैरियोटिक में क्या सभी यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है? कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट है? बताइए. नहीं. कहाँ कहाँ है? एनिमल सेल में है, एल्गी के अंदर है, फंगी के अंदर है, प्लांट्स के अंदर. ओ, प्लांट्स में यानी कि सेंट्रियोल नहीं. इट इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल्स. ठीक है. इट एक्ट एज अ बेसल बॉडी फॉर सीलिया, फ्लैजेला एंड स्पिंडल फाइबर्स. आपने देख लिया. और स्पिंडल अपैरेटस इससे पूरा अराइज होता है एनिमल सेल के अंदर. माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है. बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ हमने साइटोस्केलेटल कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया. मैं दोबारा बताती हूँ हमने क्या पढ़ा है चैप्टर में. हमने सेल के बारे में पढ़ा था. पूरा वीडियो दोबारा देखना आप. एक एक पॉइंट जो यहाँ हमने बताया है वो एग्जाम ओरिएंटेड है. दिमाग में एक एक चीज क्लियर करके चलो. ठीक है, चाहे आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़े. साथ में नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेक्चर खत्म होने के बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़ो. अब आपकी नजरों के आगे वो सारे पॉइंट आएंगे जो हमने लेक्चर में कवर किए थे. अब वो पॉइंट आपको याद रह जाएंगे. सीधा एनसीईआरटी पढ़ोगे याद नहीं रहेंगे. तो क्रैश कोर्स का यही फायदा है कि लेक्चर को सुनो और फिर एनसीईआरटी पढ़ो. तो पॉइंट सारे एक बार में याद. कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, कुछ अलग से एफर्ट नहीं डालने. यही एफर्ट है. ये स्लाइड में लेकर इसलिए आई हूँ, ये लेक्चर में इसलिए लेके आई हूँ. एक एक ऑर्गेनली हमने पढ़ी, एक एक पॉइंट हमने जो उसका एग्जाम बेस था वो पढ़ा. लास्ट हम आ गए हैं लास्ट ऑर्गेनल पे, दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बेटा. ठीक है, न्यूक्लियस को अब हम पढ़ेंगे. न्यूक्लियस में क्या है देखो, हमें पता है न्यूक्लियस क्या है. सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी न्यूक्लियस की? न्यूक्लियस. ठीक है, डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी करी रॉबर्ट भाई साहब ने, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की. कब? 1831 के अंदर. पहला पॉइंट है. ओके, कैसे डिस्कवरी करी थी? स्टेनिंग की थी. ठीक है ना, स्टेनिंग की थी. किसके द्वारा की गई थी? फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा की गई थी. ओवर क्रोमेटीन. तब इनका नाम क्या दिया था न्यूक्लियस को? शुरू में क्रोमेटीन का नाम दिया था. न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया जा सकता है. ठीक है, इन डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल. इंटरफेज, उसकी एम फेज, अलग अलग सेल साइकिल की फेज में आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो. बट बेस्ट ऑब्जर्वेशन आपका रहेगा इंटरफेज में, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही उस टाइम आपको इसमें क्या दिखेंगे? उस टाइम आपको इसमें दिखेंगे एक्सटेंडेड इलाबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन, जिन्हें हमने बोला क्रोमेटीन. जिन्हें हमने क्या बोला? क्रोमेटीन. ठीक है, और क्या दिखेगा आपको इसके अलावा इंटरफेज में? आपको
न्यूक्लियर मैट्रिक्स दिखेगा, आपको न्यूक्लियोलाई दिखेगा। ये न्यूक्लियर के अंदर के आपको क्या क्या दिखेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। और आपको क्या दिखेगा, अगर आप इसे डिटेल में ऑब्जर्व करोगे तो आपको न्यूक्लियर एनवलप दिखेगा। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप में आपको क्या क्या दिखेगा, आपको दिखेगी आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की, आपको इनर मेम्ब्रेन दिखेगी न्यूक्लियस की, ठीक है, और आपको दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस दिखेगा जो कि लगभग रहता है 50 नैनोमीटर तक। क्या बात करी हमने, बात करी इंटरफेस के न्यूक्लियस को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसके अंदर क्रोमेटीन दिखेंगे, मैट्रिक्स में दिखेंगे, ठीक है। डीएनए क्रोमेटीन की फॉर्म में आपको दिखेगा, क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं। आपको न्यूक्लियर आई दिखेगा, स्फेरिकल बॉडीज रहता है, एक से ज्यादा मिल सकता है, इट कैन बी मोर देन वन, कैन बी मोर देन वन, वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप आपको दिखेगा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन दिखेगी, दोनों के बीच का स्पेस दिखेगा जो कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, जो लगभग 50 नैनोमीटर तक रहता है। ओके क्लियर। अच्छा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन तो फिर एसोसिएटेड हो जाएगी ईआर से, ठीक है ना, एक्सटेंडेड विद ईआर। आपने देखा था हमारा ईआर का जो नेटवर्क है वो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन ही ईआर को आगे ड्रॉ करती है। हमारा न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ फिर आगे फर्दर जो है ईआर एसोसिएटेड हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ईआर इज एसोसिएटेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसपे आपका पूरा वो राइबोसोम वगैरह है, वो सारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। अच्छा, कहीं कहीं पे न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पे मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो जहां पे मेम्ब्रेन एब्सेंट है वहां पे हमारा क्या है, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स एट फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, जहां वो दो मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, आप ऐसा कह सकते हैं, फ्यूजन ऑफ इट्स टू, जहां ये दो मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई वहां आपको क्या दिखेगा, आपको वहां दिखेगा न्यूक्लियर पोर। इसी न्यूक्लियर पोर से सारा आरएनए डीएनए प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस में जो चीजें बनेंगी वो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर के थ्रू आएंगी, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स को आप न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हो। ये बात कर रहे हैं हम सारी इंटरफेज वाले न्यूक्लियस की, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, न्यूक्लियोलाई का फंक्शन और लिख लो, न्यूक्लियोलाई का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियोलाई बोल लो और सिंगल को बोलो न्यूक्लियोलस। इसका फंक्शन क्या है, इट इज द साइट फॉर एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए मतलब आपको याद हो तो राइबोसोम को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक तो आरएनए था और एक प्रोटीन था। प्रोटीन बनाने के लिए तो ठीक है, राइबोसोम्स खुद भी प्रोटीन्स बना रहे हैं, वो प्रोटीन भी राइबोसोम को बनाने में यूज हो सकते हैं, पर आरएनए जो राइबोसोम बनाने के लिए यूज हो रहा है वो कहाँ से आता है बेटा, वो न्यूक्लियोलस से आता है। क्या न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन है, क्या ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, नहीं, इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म, नॉन मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो दो बातें इसमें याद रखनी है, एक्टिव आरएनए सिंथेसिस हो रहा है और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जितना ज्यादा एक सेल में प्रोटीन बनाने की जरूरत होगी उस सेल में उतने ज्यादा राइबोसोम और उस सेल में उतने ज्यादा न्यूक्लियोलस देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा जी। ये बात हो गई इंटरफेज वाले सेल की। अब मैं बात कर लेती हूँ, अगर एक सेल को आप ऑब्जर्व करोगे ड्यूरिंग मेटाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज, अगर आप उसे मेटाफेज में ऑब्जर्व करोगे तब आप क्या देखोगे, तब आपको क्या दिखेंगे, आपको दिखेंगे क्रोमोसोम्स, chromosomes will be observed in place of nucleus। आपको न्यूक्लियस की जगह वहां क्या दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा, कब, मेटाफेज में। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम क्या है, जो आपका क्रोमेटीन है उसके अंदर, क्रोमेटीन के अंदर डीएनए है प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, क्रोमेटीन की बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं,
कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ आरएनए भी है, किसमें, क्रोमेटिन में। इसी क्रोमेटिन की कंडेंस्ड फॉर्म, इसी क्रोमेटिन की कंडेंस्ड फॉर्म क्या है, क्रोमोसोम। मतलब मान लो ये डीएनए था, ये क्या था, डीएनए। ये डीएनए जो है, ये डीएनए क्या हो गया, रैप हो गया हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ, ये रैप हो गया, ठीक है। और क्या बन गया, ये क्या बन गया, क्रोमेटिन बन गया। अब इस क्रोमेटिन में, इस क्रोमेटिन के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं और फ्यू अमाउंट ऑफ आरएनए भी है। जब ये कंडेंस होता है तब अल्टीमेटली क्या मिलता है आपको, कंडेंस्ड आपको होने के बाद मिलता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम में ये जो दो आर्म्स आपको दिख रही हैं, दे आर नथिंग बट सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या है, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिन का ही कंडेंस फॉर्म क्रोमेटिड है। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स मेक वन क्रोमोसोम। एक क्रोमेटिड है तो भी एक क्रोमोसोम बोलेंगे, दो सिस्टर क्रोमेटिड है तो भी क्रोमोसोम। ये आप सेल साइकिल में पढ़ोगे कि कैसे एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड आए। जब एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, उसके बाद आपका एक क्रोमेटिन से दो क्रोमेटिन बना, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया था, तो आपका डीएनए कंटेंट डबल हो गया था। बाद में जब कंडेंसेशन होता है तो वो दोनों अलग अलग क्रोमेटिड का फॉर्म बनाते हैं कंडेंसेशन के बाद, और क्योंकि दोनों रेप्लिकेटेड फॉर्म में सेम फॉर्म है, दे फॉर्म सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड टुगेदर दे फॉर्म वन क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड कैसे बना है, एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, जब हमारे पास वन थ्रेड ऑफ क्रोमेटिन था बट इट रेप्लिकेटेड एंड फॉर्म टू थ्रेड्स ऑफ क्रोमेटिन। डीएनए कंटेंट गॉट डबल्ड लेकिन थ्रेड्स अलग अलग नहीं बने थे, तो हमने बोला था कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट गेट डबल। याद करो, एस फेज में पढ़ा होगा सेल साइकिल, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल के अंदर। सो क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या क्या मिलता है बेटा, क्रोमोसोम में दो आर्म्स रहती है, एक पी आर्म रहती है, एक क्यू आर्म रहती है। दिस इज द शॉर्ट आर्म, दिस इज द लॉन्ग आर्म। जहां से ये कनेक्टेड है बेटा, इसे बोलते हैं सेंट्रोमेयर। वो पॉइंट जहां से दो सिस्टर क्रोमेटिड्स कनेक्टेड है उसे सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और साइड में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे आप बोलते हो काइनेटोकोर। इसे क्या बोलते हो, काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर का क्या फंक्शन होता है बेटा, ये काइनेटोकोर मदद करते हैं स्पिंडल से अटैच करने में। जो स्पिंडल फाइबर बन रहा था सेंट्रियोल से, याद करो, अराइज हो रहा था, उससे अटैच करते हैं ये क्रोमोसोम को, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। नाउ क्रोमोसोम्स आर ऑफ फोर टाइप्स। फोर टाइप्स के क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। किस बेस पे ये डिवीजन किया गया है, ये डिवीजन किया गया है किस बेस पे, इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम, ऑन बेसिस, सॉरी क्रोमोसोम बोल रही, सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच है तो मेटासेंट्रिक हो गया बेटा, ठीक है। इक्वल आर्म्स बन रही है यहाँ पे, जो पी आर्म है और जो क्यू आर्म है यहाँ पे इक्वल है, किसमें, मेटासेंट्रिक में, ठीक है। बिल्कुल सेंट्रोमियर क्या है, बीच में है, तो इक्वल आर्म बन रही है। सब मेटासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा एक आर्म की तरफ ज्यादा सरक गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सब मेटासेंट्रिक में आपका वन लॉन्गर आर्म और वन शॉर्टर आर्म, ये वाला सीन बन गया। एक्रोसेंट्रिक में क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड की तरफ चला गया, आप देखो, नियर द एंड, जो क्रोमोसोम का एंड है बिल्कुल वहां ये आ गया। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक आर्म तो बहुत छोटी मिलेगी, एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म, और एक क्या मिलेगा आपको, वेरी लॉन्ग, वन वेरी लॉन्ग। और टीलोसेंट्रिक के अंदर बेटा, टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल हो गया सेंट्रोमियर, एक आर्म बची ही नहीं, टर्मिनल सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ पे दो आर्म्स नहीं बची, एक ही साइड का आर्म बचा। तो जो छोटा वाला आर्म है उसको आप बोलते हो पी आर्म, और जो बड़ा वाला आर्म है उसे बोलते हो क्यू आर्म। मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स इक्वल है, सब मेटा में एक आर्म बड़ा है एक छोटा है, क्योंकि सेंट्रोमियर टुवर्ड्स
वन आर्म शिफ्ट हो गया है। अगर सेंट्रोमियर और एंड की तरफ शिफ्ट हो गया तो एक्ट्रोसेंट्रिक, और टर्मिनल पे सेंट्रोमियर पहुंच गया तो टीलोसेंट्रिक। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, नाउ एक लास्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ये जो कंस्ट्रिक्शन होता है इसे सेंट्रोमियर बोलते हैं बेटा, वैसे ही इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। दरअसल कुछ एक क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी के अलावा आप एक और कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक और क्या देखने को मिलेगी? कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। इसे बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम हैज अ वेरी रोल प्ले और फंक्शन इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है ना, वहां पे हम इन्हें यूज करते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो वो क्रोमोसोम है जिनके पास क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है। क्लियर? सो हियर वी आर डन विद द चैप्टर। हमारा ये जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया। सारी ऑर्गेनल्स हमने डिस्कस करी हैं। एक बार आप पूरा वीडियो सुनो, सारे ऑर्गेनल्स डिस्कस करो। कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे अपना डाउट बताओ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस कीप स्टडिंग। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछो। और हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी की जिन लाइनों से सवाल आता है वो हमने लेक्चर में कवर कर ली। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। एक एक लाइन मैंने कवर करी है। ध्यान से सुनना, साथ साथ लिखना और फिर एनसीईआरटी पढ़ना, पक्के से हो जाएगा। एक भी सवाल नहीं छूटने वाला। ठीक है, ओके बेटा जी, थैंक यू।